नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जया मिश्रा। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। ऐसे में आज हमारे साथ इंदौर से शुभम अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज गुप्ता जुड़ेंगे, जो कि कोरोना से जुड़े सवालों और समस्याओं के बारे में जानकारी देंगे। और आप भी कार्यक्रम में फोन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर पंकज से। अब सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, नेगेटिव होने के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। लकवा और मिर्गी की संभावना हो सकती है। बताया जा रहा है कि लकवा और मिर्गी की संभावना हो सकती है। अगर नेगेटिव है तो ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं। सूंघने की क्षमता आपकी कमजोर हो सकती है। थकावट और कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं। याददाश्त कमजोर हो सकती है। शरीर का कोई अंग सुन्न हो सकता है। ये तमाम और हमारे साथ डॉक्टर पंकज इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर पंकज, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप शुभम अस्पताल के डायरेक्टर भी हैं, तो चुनौतियों को लेकर सबसे पहला सवाल होगा कि कोरोना काल के दौरान, क्योंकि अभी तो रफ्तार काफी कम हो गई है, लेकिन जब कोरोना पीक पर था तो कितनी चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा और कैसे आपने अपने अस्पताल में सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा? बेसिकली हमारा जो हॉस्पिटल है, शुभम हॉस्पिटल, एक गाइनियो पीडियाट्रिक सेंटर है और हमने इसको अभी ग्रीन जोन में ही रखा था। मतलब इसमें हम जो नॉन कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे उनको एडमिट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर विनीति की जितने भी एंटीनेटल पेशेंट आते थे या मेरे जितने भी बच्चे आते थे पीडियाट्रिक पेशेंट, उनको हम लोग पहले बाहर स्क्रीनिंग करके ही फिर अंदर उनको हम लोग पहले हेलो जी डॉक्टर पंकज, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से कई तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं। जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो जैसे बॉडी में किसी अंग का सुन्न हो जाना, याददाश्त का कमज़ोर होना, सूंघने की क्षमता कमज़ोर हो जाना, ये इस तरीके की तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये दिक्कतें क्यों आ रही है और क्या हर तरीके के मरीज़ को जो कि कोविड से नेगेटिव हुआ है उससे इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बहुत फास्ट अच्छी तरह से रिकवर हो जाते हैं, और जहाँ पर इम्यूनिटी वीक रहती है या फिर कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा है, मल्टीपल ऑर्गन जिसके अफेक्ट हुए हैं, उन पेशेंटों में इस टाइप की समस्या ज़्यादा देखने में आती है। जी, हालांकि अभी तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की जा रही है, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। और अभी तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको तीसरी लहर से बचना है तो क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लोगों को लेने पड़ेंगे? मेन प्रिकॉशन तो तीसरी लहर के भी यही हैं। हमको सबसे ज़्यादा सावधानी रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और सैनिटाइजेशन का यूज़ करना है। इसके अलावा हेल्दी फूड एंड हेल्दी डाइट सबको लेना है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है और फ्रूट्स एंड सभी हेल्दी टाइप के आइटम्स हमको खाने हैं। इससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है। थोड़ा एक्सरसाइज, योगा पे भी अपन को ध्यान देना चाहिए, उससे भी अंदर की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। जी, कोविड की दूसरी लहर में एक जो बड़ी समस्या देखी गई कि जिन लोगों को कोविड हुआ, जो लोग कोरोना संक्रमित हुए, हॉस्पिटलाइज हुए और वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाना, तो ये समस्या मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस तरीके की समस्याएं हमें दूसरी लहर में क्यों सबसे ज़्यादा देखने को मिले? ऐसा दूसरी लहर में नहीं है। जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें भी इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन हुए थे जी। और कॉम्प्लिकेशन में मेनली यही होता है कि जो मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं और मेनली जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो रहते हैं उसका ढंग से ट्रीटमेंट ना हो पाने के कारण जब कोएगुलेशन स्टेज आती है और फिर पेशेंटों का ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जी, वो दिक्कत करती है।
कोरोना के शुरुआती लक्षण को कैसे पहचाने कोई मरीज, अगर किसी, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन अचानक से उन्हें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, तो मैं शुरुआती लक्षण जानना चाहूंगी कि कैसे शुरुआती लक्षण को कोई इंसान पहचान पाए। शुरुआती लक्षणों में लगभग मरीज को सबसे पहले थकान आना, हाथ पांव दुखना, हल्का हल्का बुखार आना, घबराहट होना, हल्की सर्दी खांसी, जो कॉमन वायरल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वही आते हैं, कोई अलग से सिम्टम्स नहीं होते हैं। जी, होम आइसोलेशन में कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए मरीजों को? होम आइसोलेशन में भी ध्यान वही रखना है, अपन को हाथ धोना है बार बार, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, पानी का सेवन ज़्यादा करना है, हेल्दी डाइट लेना है और जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन डॉक्टर द्वारा बताई गई हैं उसका यूज़ करना है। जी, अब मैं आपसे सवाल ब्लैक फंगस को लेकर करूंगी, क्योंकि ब्लैक फंगस का खतरा भी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या हर व्यक्ति जो कि कोरोना से नेगेटिव हो रहा है उसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है ब्लैक फंगस को लेकर? क्या इसकी समय सीमा है? कितने दिनों बाद, पोस्ट कोविड के बाद कितने दिनों बाद लोगों को पता चल सकता है कि उनमें ब्लैक फंगस का खतरा है? ब्लैक फंगस मेनली उन पेशेंटों में ज़्यादा हो रहा है जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या जो लगातार स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। हर पेशेंट को ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, ब्लैक फंगस के किस केस में किसी मरीज को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है डॉक्टर पंकज? ब्लैक फंगस में जब यदि आपका आँख का इन्फेक्शन हो रहा है, कान का हो रहा है या नाक में ज़्यादा इंटरनल इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में अपन को एडमिट करना है। जी, अब वैक्सीन को लेकर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि कोशिश यही हो रही है देश में कि जल्द से जल्द हर किसी का वैक्सीनेशन हो जाए, तो ये कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति है, वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप सलाह देंगे? भ्रम की स्थिति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैक्सीन बहुत इफेक्टिव और बहुत कारगर है, क्योंकि हमने इस लहर में भी देखा है, इस वेव में जो पेशेंट वैक्सीनेटेड थे उनको कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं। जी, हालांकि पॉजिटिव हुए भी हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन होने की नौबत नहीं आई उनको, तो वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए सभी को। जी, वैक्सीन की अगर पहली डोज लगवा के कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो कैसे वो फिर अपना ख्याल रखे और कितने दिन बाद उसको फिर दूसरी डोज लग सकती है? दूसरी डोज का रिकमेंडेशन अभी 12 से 14 हफ्ते के बाद लगाना है अपन को, फर्स्ट डोज के बाद। जी, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है उसके बाद वो नेगेटिव होता है, तो क्या उसके लिए भी यही समय सीमा है या उसके लिए कोई अलग गाइडलाइन है? जी नहीं, यही है। जी, और मैं आपसे समझना चाहूँगी अब कि कैसे लोग, क्योंकि इस वक्त हर कोई अपने घर में है, घर से काम कर रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा गैजेट का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो वो लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, क्या करें कि उन्हें तनाव बहुत ना हो? आपस में फैमिली बॉन्डिंग बहुत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गैजेट्स का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना और ज़्यादा एकाकीपन आता है। हर फैमिली में मान लो 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, सबके पास अपना अपना इंडिविजुअल मोबाइल होता है और सब मोबाइल में ही लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मोबाइल का इस्तेमाल या लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत कम से कम होना चाहिए और फैमिली बॉन्डिंग बना के एक साथ सब फैमिली मेम्बर वालों को बैठ के बात करना चाहिए, समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है हम लोगों के पास एक बॉन्डिंग बनाने का। इतना समय शायद पहले कभी नहीं मिला हम लोगों को कि पूरी फैमिली एक साथ रहे। जी, अब सवाल तीसरी लहर को लेकर तो मैंने आपसे कर ही लिया है, लेकिन सेकंड जो वेव थी उसके आने की आशंकाएं बहुत नहीं थी और एक समय ऐसा भी आ गया था कि हम सब ने मास्क भी उतार दिया था, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि हम कोरोना मुक्त तो अब हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से कोरोना का पीक आ जाना, इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं?
ये तो वही बात है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी। हम सब ने मान ही लिया था कि कोरोना लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कोरोना धीरे धीरे आता ही रहा और जैसे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग कम किया, मास्क पहनना कम किया, तो उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो इसलिए अभी भी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करें, मास्क तुरंत लगाएं और सैनिटाइजेशन करते रहें। जी डॉक्टर पंकज, अगर किसी व्यक्ति में बहुत कोरोना के लक्षण नहीं है, या यूँ मैं कहूँ कि अगर उसे एकाध लक्षण हैं और वो पूरी तरीके से अपने आप को ठीक महसूस कर रहा है, तो वो व्यक्ति घर के अन्य सदस्यों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? और अगर वो आवाजाही कर रहा है तो वो बाकी लोगों के लिए क्या खतरनाक साबित हो सकता है? क्या बहुत, अगर उसमें लक्षण नहीं है तो? बिल्कुल खतरनाक होता है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति जिसमें कोरोना के सिम्टम बहुत कम है, फिर भी वो कोरोना स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस उसके अंदर है। उसके रेस्पिरेशन, खांसी और छींक के द्वारा वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और दूसरे सामने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से वो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमोद, आप अपना सवाल कीजिए डॉक्टर पंकज से। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं डीडी न्यूज वगैरह पे भी मतलब जानकारी देखता रहता हूँ कोरोना न्यूज की, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर बताते हैं कि आपको जैसे कोरोना हो गया एक बार, तो कोई डॉक्टर बताते हैं कि आपको 4 सप्ताह बाद कोरोना वैक्सीन लगवानी है, कोई बताते 6 सप्ताह बाद और कोई बोलते 3 महीने बाद। जी, तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, क्योंकि इस तरीके के कंफ्यूजन अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि 3 से 4 हफ्ते बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। कई डॉक्टर ये सजेस्ट करें कि आप 3 महीने बाद लगवाइए, तो इस तरीके का कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं है। हमको फिर भी 3 महीने बाद ही लगाना है। मैंने भी पहले 3 हफ्ते नहीं बोला आपको। जी, अब सवाल डॉक्टर पंकज आपसे मेरा गर्भवती महिलाओं को लेकर होगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए भी इस वक्त में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो कोरोना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और कैसे वो अपना ख्याल रखें इस समय में? कोरोना तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम उसके अंदर होने वाले बच्चे के ऊपर भी आते हैं और खुद पेशेंट जो गर्भवती महिला है अपने मानसिक तनाव में काफ़ी ज़्यादा रहती है, और यदि डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के समय उसको कोरोना हो जाए तो और भी डिलीवरी में भी मुश्किल आती है। डॉक्टर पंकज, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रंजना, अपना सवाल कीजिएगा आप। हाँ मैडम नमस्कार जी, मैं धार से बोल रही हूँ। जी आप अपना सवाल कीजिए। मेरी बेटी को अर्थराइटिस है, थायराइड है और अस्थमा है, तो वैक्सीन लगवा सकती है क्या? डॉक्टर पंकज आप क्या सजेस्ट करेंगे? हेलो जी डॉक्टर पंकज, इनका कहना है कि इनकी बेटी को अस्थमा है। फिर से उनसे जी डॉक्टर पंकज, इनका कहना है कि इनकी बेटी को अस्थमा है, कुछ और भी समस्याएं हैं, तो क्या वो अपनी बेटी को वैक्सीन लगवा सकती हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि इम्यूनोसप्रेसेंट कोई ड्रग नहीं चल रही है तो फिर लगा सकते हैं। जी, क्योंकि हम लोग गर्भवती महिलाओं को लेकर बात कर रहे थे डॉक्टर पंकज, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि अगर कोई गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो वो होम आइसोलेशन में अपना कैसे ख्याल रखे, और कौन से स्टेज पर किसी गर्भवती महिला को ये समझना चाहिए कि अब उसे हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत है? वो कौन सा स्टेज हो सकता है? स्टेज तो यदि प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है या वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस स्टेज में उसको, बच्चे का फीटल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी, और अगर घर में किसी व्यक्ति को कोरोना है तो ये गर्भवती महिला के लिए कितना खतरनाक होगा और कितना डरने की ज़रूरत है? अगर घर में किसी व्यक्ति को कोरोना है और गर्भवती महिला को सुरक्षित रखना है तो फिर क्या कदम उठाने चाहिए? कदम हमको वही सावधानियाँ रखनी है जो सभी पेशेंटों को रखना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, हेल्दी डाइट लेना। जो बाकी जितने फैमिली मेम्बर हैं वैसे ही
गर्भवती महिलाओं को भी अपना ध्यान रखना है। जी, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी इतना ही कंफ्यूजन है। कोई सोच रहा है कि वो स्पुतनिक लगवा ले, उसका इंतजार कर रहा है, कोई कोवैक्सीन को बेहतर बता रहा है, कोई कोविशील्ड को बेहतर बता रहा है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस तरीके के डाउट को कैसे लोग क्लियर करें। क्या हर वैक्सीन सेफ है या इसमें भी कोई बेहतर का पैमाना है? रिसेंट डाटा के हिसाब से अभी जितने भी वैक्सीन आए हैं सभी की स्टडी के बाद लॉन्च हुए हैं और सभी वैक्सीन अपने आप में सेफ हैं। पेशेंट जो भी अवेलेबल हो उसके एरिया में है वो लगा सकते हैं। जी, क्योंकि इस वक्त में हमने एक चीज़ और देखी, सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन आई कि पहले जो वैक्सीन लगाने का अंतराल था उसमें बदलाव कर दिया गया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी? ऐसा क्यों किया गया और ये कितना सही है? सही इसलिए है क्योंकि स्टडी रेगुलर होती रहती हैं और हम देखते हैं कि एक वैक्सीन लगाने के बाद कितना एंटीबॉडी टाइटर आया, उसके हिसाब से सेकेंड डोज का ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है। तो अभी जो भी नई लेटेस्ट गाइडलाइन आई हैं वो स्क्रीनिंग किया है कि जिस पेशेंट को वैक्सीन लगी है उसमें कितना एंटीबॉडी टाइटर बना है जी, और कितने इंटरवल के बाद सेकेंड डोज दिया जाए तो और ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। जी, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से नेगेटिव होता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ कितने महीनों तक रहती हैं और इसका क्या रोल होता है बॉडी में? एंटीबॉडी का रोल यही रहता है कि जब यदि सेकेंड टाइम फिर कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आपके शरीर में एंटर करता है तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जी, री इन्फेक्शन का खतरा कितना है लोगों को कोरोना से? क्या जो लोग पहले 1 साल पहले पॉजिटिव हो चुके हैं, क्या री इन्फेक्शन के चांसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं क्या? री इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कोरोना वायरस या कोई भी वायरस अपना स्ट्रेन बार बार चेंज करता रहता है, उसमें म्यूटेशन होता रहता है। जी, एक बार इन्फेक्शन होने के कारण शरीर में जो एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन यदि कोई दूसरा स्ट्रेन आपके अंदर आता है तो री इन्फेक्शन हो सकता है। जी, और अगर कोई व्यक्ति 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुका है तो पोस्ट कोविड सिम्टम कितने दिनों तक उसमें रह सकते हैं और किस किस तरीके की दिक्कतें उससे हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा पोस्ट कोविड सिम्टम्स है हल्की खांसी बनी रहना लगातार, हाथ पाँव में दर्द होना, थकान महसूस होना और भूख कम लगना, ये सिम्टम्स हैं। और डिपेंड करता है मरीज़ की इम्यूनिटी कितनी है, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला होगा उसमें रिकवरी भी उतनी फास्ट होगी। जी, बैलेंस्ड डाइट को लेकर अब मैं आपसे सवाल करूंगी। किसी व्यक्ति के लिए पूरे दिन का जो अगर मैं बैलेंस्ड डाइट चार्ट पूछूं तो डॉक्टर के हिसाब से वो बैलेंस्ड डाइट क्या है? बैलेंस डाइट जैसा हम बिल्कुल शुरू से सभी लोग पढ़ते हैं जी, हमारा ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। यदि पेशेंट अंडे खाते हैं तो अंडे का भी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं और पानी खूब पीना चाहिए ब्रेकफास्ट में। इसके बाद जब लंच की बात करें तो लंच में पूरी खाना होना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद दही, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। बीच बीच में दोपहर में फिर स्नैक्स में हम फ्रूट्स या सलाद का सेवन कर सकते हैं। अंकुरित चीज़ें होती हैं, ये भी बैलेंस डाइट में आती हैं और काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। नाइट के लंच जो नाइट का डिनर होता है वो भी हमें टाइम से करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो 7 से 8 के बीच में हमारा डिनर हो जाना चाहिए और लंच से हल्का डिनर होना चाहिए हमारा। जी, कोरोना काल में लोगों को एक बात और भी समझ आई कि आप आयुर्वेदिक पद्धति से भी अपने आप को फिट रख सकते हैं और कोविड के इलाज के दौरान बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। तो आप इस पद्धति को कैसे देखते हैं? आयुर्वेदिक पद्धति मेरी फील्ड नहीं है जी, और मेनली इन चीज़ों का बहुत स्टडी भी नहीं हुआ है, ट्रायल भी नहीं हुआ है, तो इस बारे में मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा।
जी डॉक्टर पंकज, ये सवाल इसीलिए था क्योंकि ये आपका फील्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे मरीजों को देखा जिन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति से खुद को ठीक किया और उन्होंने माना कि गिलोय पीने से, आंवला पीने से, इस तरीके की तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं कोविड के टाइम पर। तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि आप लोगों की राय क्या है इस पर। बिल्कुल लेना चाहिए, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी लेता हूँ, आंवला लेता हूँ, गिलोय लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें होती हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अपन ले सकते हैं। जी, अब बच्चों को लेकर सवाल है क्योंकि इसके अलावा योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए प्रॉपर। जी, अब मेरा सवाल बच्चों को लेकर है क्योंकि अभी कई सारे केसेस आए जिसमें बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। तीसरी लहर की आशंका जो जाहिर की जा रही है उसमें भी ये बात आ रही है कि इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इस वक्त में हमें कैसे उन पर ध्यान देना होगा? बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भी 3 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सैनिटाइजेशन से ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के हाथ बार बार धुलाएं क्योंकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो सैनिटाइजन कई बार डर्मेटाइटिस कर देते हैं बच्चों को, तो इसलिए साबुन से हाथ धुलाते रहे उनके। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। मेनली यदि पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जाते हैं, तो घर आते समय अपने आप को वो पहले सैनिटाइज़ करें, बच्चों के सामने जाने से पहले अपने कपड़े चेंज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें घर पे भी। जी, डॉक्टर पंकज, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से जनता को क्या संदेश देंगे आप? मेरा यही कहना है कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, हमें उसे हराना है। तो उसके लिए 3 चीज़ें जो पहले ही बताई जा चुकी हैं, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये सबको यूज़ करना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। बीमारी को हमें छुपाना नहीं है। जितना लेट हम बीमारी की जांच कराएंगे और चेकअप कराएंगे, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।